बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, आज एक चीज़ तो ये हमारे सामने आई कि सानेह मॉडल टाउन जो कि 2014 को हमारे सामने पेश आया, जिसमें 14 अफराद जो हैं वो शहीद कर दिए गए थे मॉडल टाउन में गोलियां मार के, और साथ ही साथ 100 से ज़्यादा अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। ये भी बताते चलें कि पंजाब हुकूमत ने जो सिंगल बेंच था उसका फ़ैसला आने के बाद इसमें अपील में जाना मुनासिब समझा था, जिसमें कहा गया था कि सानेह मॉडल टाउन की रिपोर्ट को पब्लिक किया जाए, जो कि उनके लवाहिकीन का हक है। इसको चैलेंज किया था, लेकिन जो इस्तदा की गई थी हुकूमत की तरफ से, पंजाब हुकूमत की तरफ से, कि इस फैसले को मुअत्तल कर दिया जाए, उस को मुस्तरद कर दिया गया है। और अब पंजाब हुकूमत आया ये रिपोर्ट पब्लिक करती है या नहीं, ये भी देखेंगे हम। और साथ ही साथ 2 अक्टूबर से रोज़ाना की बुनियाद पर इसकी समाअत भी कहा गया है कि शुरू होगी। ये फुल कोर्ट था जिसका आज ये फैसला जो है वो सुनाया गया है लाहौर हाई कोर्ट का। साथ ही साथ पाकिस्तान की सियासत के अंदर बहुत सारी दिलचस्प चीज़ें जो हैं वो रूनुमा हो रही हैं। साबिक और सुप्रीम कोर्ट से नाअहल करार दिए गए वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ जो हैं वो वतन वापस लौट आए हैं। बहुत ज़्यादा इस हवाले से कयास आराइयाँ थीं कि आया वो वापस आते हैं या नहीं, लेकिन उनके पास और ऑप्शन ही क्या था, क्योंकि एहतसाब अदालत है और अगर यहाँ से वारंट उनके जारी कर दिए जाते और ये कहा जाता कि इंटरपोल के ज़रिए जो है उन्हें गिरफ्तार करके वापस लाया जाए, तो वो शायद उनकी सियासत के लिए ज़्यादा नुकसानदेह होता। इसहाक डार साहब जो कि अभी भी मुल्क के वज़ीर ख़जाना हैं, जिन पर परसों फर्द जुर्म आयद होने जा रही है, लेकिन ओहदा छोड़ने को इस मुल्क में शायद कोई भी तैयार नहीं होता। इसहाक डार साहब भी आज नायब एहतसाब अदालत के सामने पेश हुए, और दूसरी तरफ कल नवाज शरीफ साहब जो हैं वो भी कहते हैं कि एहतसाब अदालत के सामने जाएंगे, और 1 बजे के करीब वो शायद कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आज ऐलान किया गया है कि करने जा रहे हैं। उसमें देखते हैं कि क्या कहते हैं अपनी एहतसाब अदालत में पेशी के बाद। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अगर आपको याद हो और अगर हम आपको दिखा सकें, 19 सितंबर 2017 इसी महीने साबिक वज़ीर आज़म की साहबजादी ने एक ट्वीट किया था और कहा था, जिसमें इफ्तिखार अहमद साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने एक सवाल लिखा था कि विल नवाज शरीफ अपीयर बिफोर नैब कोर्ट। उसी को कोट करते हुए उनकी साहबजादी फरमाती थी, ही शुड नॉट, मस्ट नॉट, शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ पॉलिटिकल एंड पर्सनल विक्टिमाइजेशन इन द गार्ब ऑफ अकाउंटेबिलिटी, इट्स अ फार्स। और कल 24 तारीख को उनका ही ट्वीट आता है और कहती हैं कि नोइंग व्हाट ही फेसेस इज नॉट अकाउंटेबिलिटी, द मैन डिसाइड्स टू रिटर्न, इट इज़ नॉट अबाउट हिज पर्सन एनी मोर, इट इज़ द बैटल ऑफ 200 मिलियन। तो कल को तो वो अपने वालिद साहब को ये मशवरा दे रही थी कि वो एहतसाब अदालत के सामने पेश नहीं होंगे या नहीं होना चाहिए। तो अब एकदम से क्या तब्दीलियां रूनमा हो गई हैं कि वो अब डिसाइड कर चुके हैं कि इस अदालत के सामने पेश होंगे। क्या वो अफवाहें जो उनकी पार्टी को लेकर, उसमें तोड़ फोड़ को लेकर सामने आ रही थी, वो चीज़ दुरुस्त है? क्या उस चीज़ को बचाने के लिए आए हैं, या फिर जो सेनेट ने इलेक्शन बिल 2017 मंजूर करके एक बार फिर से उन्हें इस काबिल बना दिया है कि एक नाअहल शख्स जो है वो अपनी पार्टी की सदारत कर सकता है? क्या ये वजह है? क्या प्रेसिडेंटशिप उन्हें अपनी पार्टी की यहाँ तक खींच के लाई है? आज इन तमाम चीज़ों के हवाले से हम प्रोग्राम में बात करेंगे। मेहमानों का आपसे तारुफ करवा दूँ, इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, सीनियर पॉलिटिकल एंड डिफेंस एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। हमारे साथ फैसल वाडा साहब मौजूद हैं कराची से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, आपकी तशरीफ़ आवरी का भी शुक्रिया। थोड़ी देर में हमें सेनेटर फ़रतुल्लाह बाबर साहब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से ज्वाइन करेंगे। जनरल साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। साबिक वज़ीर आज़म को लेकर बहुत सारी बातें गर्दिश कर रही थीं, और यही हाल इसहाक डार साहब के हवाले से भी था, जिन्होंने खुद ऐलान कर दिया था कि वो अपने लंदन में स्टे को तूल देने जा रहे हैं। क्या हुआ कि जब शहबाज शरीफ साहब पहुंचे, मशवरे दिए गए और ही डिसाइड्स टू कम बैक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात तो मैं समझता हूँ अच्छा हुआ कि वापस आ गए जी, क्योंकि इस मुल्क की बड़े पैमाने पे तजलील हो रही थी कि लंदन में एक प्राइवेट ऑफिस, और वो भी उस लड़के का, उसका मियाँ साहब के बेटे का, जिसके अपने ऊपर बहुत सारे इल्ज़ामात हैं और उसने नैब कोर्ट को फेस करना है, उसके ऑफिस में बैठ के आपकी कौमी लीडरशिप वहाँ पे फैसले कर रही थी। ये पाकिस्तान का ये इमेज और ये हाल रह चुका हुआ है कि ये मुल्क चलाने के लिए आपको लंदन में किसी गली में प्राइवेट दफ्तर चाहिए और वहाँ से आप फैसले करें। उस लिहाज से बेहतर है कि जो है वो यहाँ गांद उछाला जाए, यहाँ रखा जाए, यहाँ आ गए हैं। और दूसरी तरफ ये कि मुझे इस चीज़ का भी बड़ा दुख है
कि कुदरत ने मौका दिया और अब्बासी साहब को प्राइम मिनिस्टर इस मुल्क का बना दिया, और वो आज भी एक नाअहल आदमी के शैडो में बैठ के काम कर रहे हैं। वो शायद अपने आप को अभी तक वजीर आजम एक्सेप्ट नहीं कर सके। ये भी जुल्म है। अगर वो नहीं कर सके तो पता नहीं कौम क्यों करके बैठी हुई है। फिर कौम को भी उनसे हाथ जोड़ के, स्पीकर के ओहदे के लिए क्या कहेंगे? जो स्पीकर साहब भी वही, उन्होंने भी वही कुछ किया। अब इन हालात में अगर सोचा जाए तो मैं समझता हूँ कि अगर वज़ीर आज़म अब ना आते तो फिर शायद कभी ना आ सकते, क्योंकि नैब का कानून ये कहता है कि अगर आप अदालत में पेश नहीं होते, बावजूद इसके कि वारंट्स मेरा ख्याल है 3 गालिबन वारंट जाते हैं, एक इनिशियल वारंट, फिर एक बेलेबल और फिर नॉन बेलेबल, उसके बाद आपकी गिरफ्तारी अमल में आती है। अगर आप गिरफ्तार ना भी हों तो इन एब्सेंशिया आपको 3 साल जेल तो फौरन सुनाई जा सकती है, वो इस चीज़ पे कि आप नैब में पेश नहीं हुए। तो मेरा ख्याल है ये उनके लिए मजबूरी थी, कानूनी एतबार से भी पेचीदगियां थी उनके लिए। सियासत को भी बचाना मकसूद था, जायदाद को बचाने का भी कोई अंसर आपको नजर आता है? वैसे तो वो है ही बाहर सारी, वो यहाँ पे हुकूमत बैठी है उनकी, वो तो शायद हाथ ना लगाने दें। लेकिन एक चीज वाज़ेह है कि पार्टी में टूट फूट का खदशा बड़ा ज्यादा था। ठीक है, क्योंकि ये जाके बाहर बैठ जाते तो वो जो लोग बहुत देर से ये सोच रहे थे कि इनके शैडो से निकलें, वो तो फिर फौरन इधर उधर हो जाते। तो मेरा ख्याल है कि ये भी इन्होंने मुनासिब समझा कि वापस आके तो पार्टी को इंतशार से थोड़ा बचाएं, जिसके जरिए से ये अपनी हुकूमत को कायम रख सकें कम से कम अगले इलेक्शंस तक। मैं फैसल वाडा साहब की तरफ भी जाऊंगी, लेकिन इस वक्त जैसे मैंने पहले इंट्रोड्यूस कराया था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से सेनेटर फरतुल्लाह बाबर साहब ने हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सेनेटर साहब। वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सबसे पहले तो ये जो आज के हवाले से खबरें गर्दिश कर रही हैं, नवाज शरीफ की वापसी, इसहाक डार की वापसी, यकदम ये फैसला कर लेना, गो कि उनकी साहबजादी ने खुद ट्वीट करके कहा था कि उन्हें एहतसाब अदालत के सामने पेश नहीं होना चाहिए, इन तमाम चीज़ों पे मैं आपकी राय जानूंगी। लेकिन सबसे पहले ज़रा बात करते हैं जिस पर पीपल्स पार्टी को लेकर, ख़ुसूसन मैं अगर बात करूं चेयरमैन सेनेट को लेकर, तो काफ़ी तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है आपकी तरफ से, PTI की तरफ से इंतखाबी इस्लाहात को लेकर उस बिल के लिए अलहदा तरमीम गई। ये डेमोक्रेट्स की तरफ से एक सेनेट के अंदर ऐसा स्टेप हो जाना कि नाअहल शख्स जो है वो पार्टी की सदारत कर सकता है, हुआ क्या सर? व्हाट एक्चुअली वेंट रॉन्ग? हम सब अपोजिशन की जमातें, हम अपना एक्ट जिसे कहते हैं, वी कुड नॉट करेक्ट अवर एक्ट, वी कुड नॉट पुट द एक्ट टुगेदर। हम अक्सरियत में हैं, कोई वजह नहीं थी कि हम कामयाब न होते। लेकिन आप देखिए कि MQM ने हमसे वादा किया था, उनके 8 मेंबरान थे, और एट द एंड ऑफ द डे उनके 7 मेंबर्स स्लिप कर गए, और जो एक मेंबर रह गया उसने खड़े होकर हुकूमत का साथ दिया। ऐसा कभी हुआ नहीं है। हमारे जमात इस्लामी के इंतहाई मोहतरम सिराजुल हक साहब, वो उसने तशरीफ नहीं लाए। खुद हमारी पार्टी के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 3 सेनेटर जो थे वो नहीं आ सके, और तो छोड़िए अपना दूसरे जो PTI के थे उसके 2 सेनेटर्स वो भी नहीं आए। तो उसमें भी उसमें भी वो नहीं आ सके। तो मैं समझता हूँ कि ये अपोजिशन जमातों की एक नाकामी हो गई उस दिन। हुकूमत ने अपना एक्ट सही रखा, अपोजिशन की नाकामी हो गई। अब अपोजिशन वाले जो है, तमाम सियासी जमातों ने अपने अपने तौर पर इक़दाम किए हैं और कर रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि अपोजिशन को उस दिन हजीमत का सामना करना पड़ा। बिल्कुल सही है। और इसमें अपोजिशन की जब भी हम बात करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो तनकीद सुन रहे हैं हम, एक तो ठीक है आपने खुद कहा कि जिन पार्टीज़ के आपके सिराजुल हक साहब हो गए या फिर PTI के लोग जो हैं वो नहीं पहुंचे वहाँ पे, हुकूमत उस चीज़ में कामयाब रही। मैंने जिस तरह पहले कहा कि चेयरमैन सेनेट रज़ा रब्बानी साहब के किरदार को लेके बहुत ज़्यादा कुछ मशकूक नज़रों से देखा जा रहा है, कुछ तनकीद हो रही है। व्हाट कुड ही डू? उनके पास ऑप्शंस क्या थे फरतुल्लाह बाबर साहब, जिस पे लोग तनकीद करते हैं? चेयरमैन साहब का जाना जो था उस दिन, उस पर तो लोग वैसे तनकीद करेंगे। उनके एक असूली मौक़िफ़ था, उससे पहले ये पर्टिकुलर क्लास आने से पहले एक और क्लास पे डिस्कशन हो रही थी जी सेनेट के अंदर, और उस पर चेयरमैन ने उस वक्त अपनी एक रूलिंग दे दी थी। जब रूलिंग दे दी और उसमें वो क्लास रिजेक्ट हो गया था, तो फिर गवर्नमेंट का जो वजीर था वो दोबारा खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि जनाब चेयरमैन, आपने तो रूलिंग दे दी, लेकिन ये जो क्लास जो रिजेक्ट हो गया है, मैं इसके ऊपर अपनी बात करना चाहता हूँ।
चेयरमैन साहब ने कहा कि अब ये पास हो चुका है, अब हमको दोबारा आपके बात करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन लॉ मिनिस्टर ने कहा कि देखिए आपने मेरी बात सुनी नहीं है, चुनांचे उनको मौका दिया गया। और जब उन्होंने लॉ मिनिस्टर ने जब बात की तो चेयरमैन ने कहा कि रूल के मुताबिक तो ये मेरा इख्तियार है कि मैं इसे एडमिट करूं या न करूं। उन्होंने रूल पढ़ के सुनाया और कोल की डिक्शनरी जाकर देखा और कहा कि कोल भी ये कहता है। लेकिन उन्होंने कहा कि चूंकि आपने भी अपने वजनी दलाइल दिए हैं और ये मामला ऐसा है कि रूल्स के मुताबिक तो मेरे इख्तियार में आता है, लेकिन मैं ऐवान से राय लेता हूँ। तो उन्होंने ऐवान से पूछा कि आप लोग क्या कहते हो, क्या मैं इसको दोबारा रीओपन कर दूं? कि रूल्स के मुताबिक तो मेरा हक है, मैंने तो फैसला कर दिया था, लेकिन अब आप बताएं। ठीक है। ऐवान ने कहा कि जी हम चाहते हैं कि इसको रीओपन कर दो। इस पर चेयरमैन साहब जो थे उन्होंने कहा कि दुरुस्त है, ईवान ने कह दिया कि रीओपन कर दो, मैं रीओपन तो कर देता हूँ, लेकिन चूंकि मेरी राय से ऐवान ने इख्तिलाफ किया है इसलिए मैं अब मजीद प्रिजाइड नहीं करूँगा और जो डिप्टी चेयरमैन साहब हैं वो प्रिजाइड करें। अब इस पर आरा मुख्तलिफ हो सकती हैं। मैं समझता हूँ कि चेयरमैन साहब को उस वक्त नहीं जाना चाहिए था। वजह ये थी कि अगर हाउस एक फैसला कर ले तो वो चेयरमैन साहब के फैसले से भी मुकद्दम है, क्योंकि चेयरमैन या डिप्टी चेयरमैन या जो भी है वहाँ जो प्रिजाइडिंग अफसर है वो तमाम मेंबरान के वोट और मर्जी से है। लेकिन उनका मौक़िफ़ ये था कि ये कानून के मुताबिक तो मेरा हक था। बिल्कुल ठीक है। आपने कहा कि नहीं जाना चाहिए था और दूसरा आपने जो बात कर दी कि ऑपोजिशन जमातों की नाकामी आप इसको तसव्वुर करते हैं। मैं फरीदुल्लाह बाबर साहब, मैं आखिरी सवाल इसी से रिलेटेड होगा। इसके दो पहलू हैं। एक तो ये तरमीम चैलेंज हो गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, उस चीज़ को आप किस तरीके से देखते हैं कि कोर्ट की तरफ से स्ट्राइक डाउन इसको किया जा सकता है? दूसरा इसका पहलू ये है कि कुछ लीगल माइंड्स यहाँ पर ये भी बात करते हुए नज़र आते हैं कि जो तरमीम है क्योंकि अब की गई है, इसका इतलाक जो है वो उस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल करार दे दिया नवाज शरीफ साहब को, उन पर नहीं होगा, पहले नहीं होगा, ये आइंदा के लिए होगा। इस पे आपकी क्या राय है? दूसरा, एक पहली बात तो है कि कोर्ट की तरफ से स्ट्राइक डाउन इस तरह से होता है। अदालत, अगर आपको याद हो, आईनी तरमीम थी, 19वीं आईनी तरमीम फिर बाद में की गई और वो था अदालतों में जजों की तकर्री से मुताल्लिक। मैं ज़ाती तौर पर नहीं चाहूँगा कि पार्लिमान के कानून को अदालतों में चैलेंज हो और अदालत से उसके फैसले में ज़ाती तौर पर तो ये नहीं चाहता, क्योंकि पार्लिमान की बालादस्ती की बात है। लेकिन अदालतें कर सकती हैं, अदालतों ने किया है, और इस तरह का गलत कानून अगर आ जाए, पास हो जाए, तो फिर कोई और रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि अदालतों में जाके उसको आईन से मुतसादम करार दिया जाए। तो मैं समझता हूँ कि अदालत जो है वो इसको स्ट्राइक डाउन कर सकती है, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि हाउ इट प्रोसीड्स। दूसरा आपने क्या पूछा? कि मैंने पूछा है कि कुछ लीगल माइंड्स ये बात करते हैं कि अगर ये तरमीम आती है, कानून है, तो इसका इतलाक पुराने केसेस पर नहीं होगा, अब जब पास हो जाएगा, कानून बन जाएगा, उसके बाद से होता है। तो ये आया नवाज शरीफ पर इसका इतलाक होता है, लागू होता है, नहीं होता? ये तो दुरुस्त है कि किसी कानून का इतलाक मुअस्सर बमाजी नहीं होता। हाँ। और ये प्रोस्पेक्टिव होता है। मुअस्सर बमाजी कानून की इजाज़त आईन नहीं देता, लेकिन बदकिस्मती ये है कि इस मुल्क में मुअस्सर बमाजी कानून भी पास हुए हैं, और अभी हाल ही में नेशनल कमांड अथॉरिटी में जो तरमीम की गई थी और एक और आईन कानून में तरमीम की गई थी, वो मुअस्सर बमाजी थी। तो मुअस्सर बमाजी बिल्कुल गलत है। हमने कई बार ये आवाज़ उठाई है, और मैं समझता हूँ कि ये कानून भी जो होगा ये मुअस्सर बमाजी नहीं हो सकता। उसूली तौर पर कोई और कानून भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। बदकिस्मती से ऐसे वाक़यात हैं कि मुअस्सर बमाजी कवानीन का इतलाक किया गया है, वो गलत है, गलत रहेगा, हमें उसकी मुखालिफत करनी चाहिए। अगर ये भी माजी बमुअस्सर हो तो हम इसकी मुखालिफत करेंगे। राइट, बहुत शुक्रिया। सेनेटर फरीदुल्लाह बाबर साहब हमसे बात कर रहे थे। पहले तो यही नुक्ता मैं फैसल वाडर साहब आपकी तरफ लेकर आना चाहती हूँ। अभी जिस तरह फरीदुल्लाह बाबर साहब ने सही कहा कि ऑपोजिशन जमातों की नाकामी रही उस दिन, और जिस तरीके से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने हर चीज़ प्लान की, वो कामयाब तो रहे, उन्होंने ये तरमीम उनके हक में जो है वो चली गई। आपकी तरफ से 2 सेनेटर्स को शो कॉज नोटिस जारी किए गए हैं। क्या हुआ कि इतनी बड़ी तरमीम, और आपकी और पीपल्स पार्टी की अलहदा तरमीम जो हैं वो बिल में इंट्रोड्यूस की थी, उस दिन जमा कराई गई थी, फिर भी आप लोग ये अपने हक में नहीं करा सके?
आई थिंक फैसल वाडा साहब को मेरी आवाज़ नहीं जा रही है। जनरल साहब, आपके इस पे क्या राय है? ये हुआ क्या है? चले मान तो गए हैं कि चेयरमैन को नहीं जाना चाहिए था उस दिन, और फिर बिल्कुल फरतुल्लाह बाबर सेनेटर्स भी धोखा दे गए ना। फरतुल्लाह बाबर साहब ने तो बिल्कुल मेरा ख्याल है सही बातें की हैं, लेकिन इसमें दो तरह की राय हो सकती है। एक तो ये कि हमारे अक्सर पार्टीज़ के जो इस वक्त हेड्स हैं, पार्टी हेड्स, वो इफेक्टेड हैं और सबको शायद इस तरमीम की ज़रूरत पड़े। सबके ऊपर केसेस भी हैं और उनके माजी भी टेंटेड हैं। एक तो ये दुख है, या फ्यूचर का तो कहीं लेके नहीं है कि आने वाले दिनों में कोई नाअहल होता है तो उस पे भी फिर एक्चुअली वही उसी के क्योंकि लिए अभी तो नहीं, अभी तो नवाज शरीफ साहब ही हैं। केसेस तो हैं बाज़ अदालतों में, इमरान खान का अपना केस है। सो एक तो ये वजह नज़र आती है। दूसरा ये भी हो सकता है कि नॉन सीरियसनेस, यानी पार्लियामेंट में आज नहीं बहुत अरसे से हम देख रहे हैं कि बड़ा कम कोरम होता है। लोग उतना सीरियसली आके पार्लियामेंट के इजलास को नहीं लेते जैसे होना चाहिए, मर्जी से आके मर्जी से चले गए। और ये उन चंद एक चीज़ों में से एक रीज़न भी बताया जाता है जो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये पार्लियामेंट अपनी अफादियत खो गई है। ठीक, उसमें एक ये कानून का पास होना और दूसरा नॉन सीरियसनेस पार्लियामेंटेरियंस की जो वजह बताई जाती है। लोग अक्सर बात करते हैं, जैसे भी इमरान खान ने कहा जी नए इलेक्शन होने चाहिए, तो उस पर जितनी भी बहस मैं सुन रहा हूँ उसमें यही दो रीजन सामने आते हैं ज़्यादातर। हर चीज आपको स्टैंड स्टिल पे भी तो नजर आ रही है ना। सारे के सारे बुजरा जो हैं वो आज भी देख लें प्रोटोकॉल के लिए एयरपोर्ट तो जरूर पहुंचे हुए थे, असेंबली में कोई आता नहीं, वजारत की कोई बात करता नहीं है, नैब की बात हो रही है, एहतसाब की बात हो रही है, पैनामा की बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बात हो रही है। अक्सर सुनते हैं, कभी कहते हैं जी फॉरेन पॉलिसी हम नहीं बनाते, फॉरेन पॉलिसी फौज बनाती है, इस तरह की भाई तो पार्लियामेंट मौजूद है ना, क्यों नहीं जाते पार्लियामेंट? अच्छा, मैं फैसल वाडा साहब आई थिंक हमें ज्वाइन कर चुके हैं, पहले गालिबन आवाज़ नहीं जा रही थी। फैसल, मुझे बताएं कि जो फरतुल्लाह बाबर साहब ने बात की, सबसे पहले तो मैं उसी पे आपका जवाब चाहूँगी। 2 सेनेटर्स आपके नहीं गए, सिराजुल हक साहब जो हैं वो नहीं आए, MQM के एक सेनेटर जो हैं वो कहते हैं कि जी धोखा दे गए। ऑपोजिशन जमातें इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा वावेला कर रही थी और उसी में तरमीम जो है अपने हक में आप लोग नहीं करा सके। क्या इसकी वजह मैं कंसिडर करूं कि क्यों ऑपोजिशन जमातें जब ऐसे मौके आते हैं तो वहाँ पे नाकाम नज़र आती हैं, वहाँ पे फिर आपको नज़र आता है कि पाकिस्तान मुस्लिम नवाज जो है वो सही से चीज़ें प्लान कर गई और वो सही कामयाब हो गई? बहुत शुक्रिया मेरे ख्याल से आपने बड़ा वैलिड सवाल किया। एक तो ये कि देखिए सादिया साहब, ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज को एक तरीके से एक्सपोज भी हो गई हैं कि कौन इसमें थे और कौन नहीं थे। जहाँ तक PTI का सवाल है, 2 सेनेटर्स के ऊपर शो कॉज नोटिस इशू किया गया है, 1 हफ्ते में जवाब आएगा, लेकिन एक बहुत ही सख्त किस्म का एक्शन लेना पड़ेगा क्योंकि हमारी मुखलसी इन 2 की वजह से क्वेश्चनेबल हुई है। जहाँ तक पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है तो स्पीकर साहब जो हैं उनकी मर्जी के बगैर, स्पीकर किसी का माइक ऑन नहीं होता, वो उठ के चले गए, तो बड़ा क्लियर इंडिकेशन है कि पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड थी। MQM का तो ड्रामा 25 अरब रुपए का पैकेज है, 5 अरब रुपए की पेमेंट को जिसको डिनाई करें वो मौजूद था। तो ये ना इसमें इतनी तप्पड़ है मियाँ अतीक साहब में कि वो अकेले सब कुछ कर जाएं और अब बाद में कहें कि वो बेबी थे, उनको लॉलीपॉप किसी ने दे दी थी और वो आइस लॉली खाते हुए उनको साद रफ़ीक साहब ने कहा और उन्होंने पूछा नहीं। तो ये सब चीज़ें जो हैं बड़ी एक्सपोज हुई और सिराजुल हक साहब के लिए बिल्कुल वजह फरमाया आपने कि उनके बड़े बुलंद दावे हैं लेकिन उसके बावजूद वो निकल गए। और मैं बिल्कुल जनरल साहब की बात से इत्तफाक करता हूँ, माइनस PTI तमाम लीडर्स को ये खौफ ज़रूर है कि वो नाअहल हो सकते हैं और उस नाअहली के अंदर ये गठजोड़ है और इसमें मेजॉरिटी पॉलिटिकल पार्टी जिसमें MQM और पीपल्स पार्टी है वो तो बी टीम है नून लीग का, इस चोरी में, इस करप्शन में, इस कत्लो गारत में सब इक्वली इन्वॉल्व हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं। राइट, मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब को लेके भी ये जो बात होती है कि जी उनका भी तो नाअहली का केस चल रहा है, तो शायद उन्होंने भी वो चीज़ देखी कि कल को अगर वो नाअहल होते हैं तो फ्यूचर में उन्हें भी फ़ायदा हो सकता है इस चीज़ का। देखिए सादिया साहब, इमरान खान साहब के ऊपर ये बात एप्लीकेबल आप तब करती और बिल्कुल ही सवाल जायज़ होता अगर इमरान खान साहब अपने मुंह से ना कह चुके होते कि अगर पाकिस्तान की खातिर नवाज शरीफ स्टेप डाउन करता है या नाअहल होता है और उसको स्टेप डाउन कराने के लिए इनिशियली जब बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि मैं वॉलंटरीली स्टेप डाउन करने को तैयार हूं। तो इतना मुखलिस लीडर पाकिस्तान के साथ है जो अपने आप को स्टेप डाउन करने के तैयार था, पॉपुलर लीडर होने के बाद, ऑनेस्ट लीडर होने के बाद, जिसने डिलीवरी दी है, जिसकी वजह से आज हम इस एहतसाब के अमल में थोड़ा बहुत कामयाबी हासिल हुई, जिसकी वजह से कोर्ट्स ने बड़ा जबरदस्त काम किया है।
ये सारा क्रेडिट तो इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ को जाता है। हमने ही इस केस को पुटअप किया, हम ही इसको लेके चले, हमने इसको जिंदा रखा और हमने बहुत हद तक सादिया साहब तो आप कहते हैं कि इमरान खान साहब पे एप्लीकेबल नहीं होता। मुझे एक ब्रेक लेने दें, ब्रेक से वापस आते हैं तो हम इस हवाले से भी बात करेंगे कि जो नवाज शरीफ साहब अब वापस आने के बाद कल एहतसाब अदालत जा भी रहे हैं, इसहाक डार साहब के हवाले से भी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ओहदा छोड़ने को तैयार नहीं हैं, परसों फर्द जुर्म उन पर आयद होने जा रहा है, लेकिन इस मुल्क के क्या ही कहने, जिसको इक़्तिदार मिलता है वो कभी छोड़ना नहीं चाहता। एक ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे, स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। फैसल साहब, इस पे आपकी ज़रा पहले राय जान लें, फिर जनरल साहब की तरफ भी आते हैं। मैंने 2 ट्वीट्स उनका जिक्र किया था जो कि मरियम सफदर साहिबा के थे, जिसमें 19 को तो उन्होंने कहा था कि वज़ीर आज़म जो हैं, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब को पेश नहीं होना चाहिए एहतसाब अदालत के सामने, पॉलिटिकल एंड पर्सनल विक्टिमाइजेशन उन्होंने करार दिया था इसको। कल फिर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि 200 मिलियन की बैटल के लिए, उनकी जंग के लिए यहाँ पर वो आ रहे हैं। किस चीज़ ने उन्हें कन्विंस कर दिया वापस आने के लिए? देखिए सादी साहब, एक तो मरियम बीबी की ट्वीट्स या उनकी स्टेटमेंट्स को मीडिया या पाकिस्तान क्यों इतना सीरियस लेता है? शी इज नॉट होल्डिंग एनी ऑफिस, उनकी कोई भी रेलेवेंस नहीं है अदर देन कि वो मियां साहब की बेटी हैं। नंबर 1। नंबर 2 ये कि एक्चुअली बैकडोर डिप्लोमेसी का आपको शायद वो इतला हो कि इन्होंने एक पेशकश पेश की थी जिसके तहत मियां साहब ने लंदन से पैगाम पहुंचाए थे कंसर्न जगहों पर, कि अगर कंसर्न जगहों पे आई डोंट नो जितनी कंसर्न जगहें हैं और उनको उन्होंने पहुंचाया था एक डिप्लोमेसी के लिए, कि जिसमें वो उन्होंने एक प्रपोजल पेश किया था NRO सॉर्ट, जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि जी मैं हट जाता हूं, बाकियों के ऊपर से केसेस हटा लिए जाएं। सो ही वांट्स टू कीप अप विद हिज लेगेसी। तो बेटी को वो आगे लेना चाहते थे, बट द थिंग इज के कानून नाफिज जो कोर्ट्स ने करना है और जितने भी हमारे इदारे हैं वो अपने आईनी डोमेन के अंदर काम कर रहे हैं इस बार, और उन्होंने ये कहा कि जी जो भी कोर्ट्स ने करना है, चाहे वो बरी करें चाहे वो सजा दें, वो उनका काम है, हमारा पॉलिटिकल साइड से कोई ताल्लुक नहीं है। और उसकी वजह से आई थिंक कि उनके अंदर वापस चेंज ऑफ प्लान हुआ है और उसके तहत अब वो टेक ऑन करने आएंगे और कल की स्पीच के अंदर वो ये कहेंगे कि मुझसे इंतकाम हो रहा है। वो फौज को मलाइन करेंगे, वो जुडिशरी को मलाइन करेंगे, क्योंकि उनके हिसाब से एहतसाब का मतलब ही पाकिस्तान में ये है कि जैसे उनका होता रहा है कि उनको बार बार बरी किया जाता है, हेलीकॉप्टर केस में उनको सजा दी जाती है, नाअहल किया जाता है, फिर उनको बरी कर दिया जाता है। जस्टिस कयूम वाला वो जस्टिस चाहते हैं और वही उनके पूरे खानदान की। और आज आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर तो वो इन अ वे अभी भी कंसिडर किए जा रहे हैं कि 58 गाड़ियों की प्रोटोकॉल है, 70 अरब रुपए हमारे ऊपर इंटरनेशनल कोर्ट्स ने लगा दिए, 3.5 रुपए इलेक्ट्रिसिटी पे कर गए, मॉडल टाउन का आ गया कोर्ट से ऑर्डर, उसकी GIT रिपोर्ट नहीं सबमिट की जा रही। तो बदमाशी और गुंडागर्दी तो अभी भी मुल्क में उससे ज्यादा मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद। और मैं ये समझता हूं कि अगर ये सिचुएशन रही तो फिर जेलें भी टूट जाएंगी, जेलों में भी जेब कतरे और जो छोटे मोटे। बट आपने जो बात की है ना शुरू में, जो बैकडोर डिप्लोमेसी, जनरल साहब कौन सी बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है? क्योंकि थेरी तो ये गर्दिश कर रही है, अफवाहें तो हैं इस तरह की कि शायद कहीं से कोई इशारा हो गया है, कोई NRO फिर से होने जा रहा है, बुला लिया गया वापस, इसलिए वो आए हैं। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई होने नहीं जा रहा, होने नहीं जा रहा सादिया साहब, होने नहीं जा रहा। बट आप कह रहे हैं कि कोशिश इनकी थी, राइट? होने नहीं जा रहा है कोशिश, बिल्कुल 100%। क्योंकि आर्मी बड़ा सीरियसली अपने आप को इससे दूर रख रही है और उनकी हत्तुल इम्कान कोशिश यही है कि उनको बिला वजह इस किस्से में ना घसीटा जाए। और फिर वैसे भी आप ये देखिए, अगर नून लीग की आप हिस्ट्री देखें जनरल साहब, उनकी हिस्ट्री देखें, वो हमेशा इदारों से तसादुम के लिए तो तैयार बैठे रहे। आपको नहीं लगता कि फिर से वो चाह रहे हैं कि लड़ाई हो, जिसपे फिर चौधरी निसार जैसे शख्स को आकर ये कहना पड़ता है कि जी इदारों से तसादुम ना करें मियां साहब? ये तो बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। उसकी वजह ये कि मियां साहब के अंदर, उनकी शख्सियत के अंदर ये चीज़ मौजूद है कि वो तसादुम के बगैर वक्त गुजार नहीं सकते। वो बिल्कुल कुछ ना हो, बिल्कुल कोई तलातम नज़र ना आए आपको, पुरअमन हो समंदर पे, बिल्कुल लहरें भी ना उठती हों, तो वो अपने लिए कोई ना कोई जवाब ढूंढ के सींग फंसा के बैठ जाते हैं। अच्छा, मैं उनके तीनों अदवार की ये बात कर सकता हूँ अब इसमें भी, तो इस लिहाज से वो ठीक है। लेकिन एक चीज़ जहन में रखें
कि अगर पूरी तरह से आपके पॉलिटिकल सर्कल्स में ये यकीन है कि आर्मी इस सिस्टम को डिसलॉज नहीं करेगी, जो नहीं करेगी, तो फिर वो आर्मी की परवाह नहीं करते हैं। एक ख़तरा किसी ज़माने में मौजूद था जो अब नहीं है, तो उस ख़तरे के तहत तो फिर भी किसी को ख्याल होता था कि अगर ये आ जाते हैं तो शायद हमें कोई जवाबदेही करनी पड़ जाए। लेकिन जब वो खतरा ही नहीं रहा, जब एक यकीन दहानी बार बार कराई जा रही है कि जी हम उसके बावजूद भी फिर आप तो उसके बावजूद मैं समझता हूँ उसका जवाब नहीं है। ठीक है, ये सारा एक बहाना। अब मिसाल के तौर पे मियाँ साहब कहते हैं कि जी हमसे इंतकाम लिया जा रहा है, तो ये मीडिया का काम उनसे पूछें जी किस चीज़ का इंतकाम। मीडिया तो पूछता है, ये जवाब तो देना, और अगर नहीं जवाब देते। आप मियाँ साहब की बात कर रहे हैं, आज आप वो फाइनेंस मिनिस्टर से बार बार रिपोर्टर्स ने पूछा कि जनाब परसों फर्द जुर्म आप पे आए दोने जा रही है, आप रिजाइन करेंगे? ही डिड नॉट इवन रिस्पॉन्ड। अब ये जवाब ही नहीं आता ऐसी चीजों का। इखलाकी गिरावट की एक इंतहा है। एक वजीर, एक आपका वजीर खजाना जो जिसके ऊपर आज उसके अपने अकाउंट्स की पाबंदियां लगी हुई हैं, वो 100 रुपए का अपने अकाउंट से चेक साइन नहीं कर सकता, वो आपके अरबों के चेक साइन करेगा। आप उसको एक खजाना पकड़ा के बैठे हुए हैं हुकूमत का, इससे बड़ी ज्यादती और क्या हो सकती है। और ये हुकूमत इस तरह बिहेव कर रही है जैसे ये पाकिस्तान इनकी जाती जागीर है। ये तो नहीं होना चाहिए ना। आप कुछ तो भरम रखें, कुछ तो इस मुल्क की इज्जत रहने दें दुनिया में, कि कहीं एक आदमी जिसके ऊपर इतने ज्यादा इल्जाम हो, वो आप जाके IMF से या वर्ल्ड बैंक से आपके मुज़ाकरात करता फिरेगा। ठीक है, ये चीज़ सबसे बड़ी एक तकलीफदेह चीज़ है, जिस पे मेरा ख्याल है कौम को भी सोचना चाहिए कि हम क्या इस सहल रह गए हैं कि हमें इस तरह के लोग रिप्रेजेंट करें। सारे नाहल लोग रिप्रेजेंट करें। राइट, फैसल साहब मुझे ये बताएं कि ये जो अभी बात चल रही है, इमरान खान साहब ने, PTI ने अर्ली इलेक्शन का मुतालबा किया है, 2-3 वजूहात तो जनरल साहब ने यहाँ पे बता दी। जो आपके साथ भी लोग थे ना, मिसाल के तौर पे सिराजुल हक साहब, वो भी इसके हक़ में नहीं है, पीपल्स पार्टी भी कह चुकी है गलत है, कहीं से सजेशन ही आती है कि जी फिर इमरान खान साहब पहल करें, डिज़ोल्व करें KPK असम्बली, वहाँ से आगाज़ करें ना, चैरिटी बिगिंस एट होम। देखिए सादिया साहब, जहाँ तक अर्ली इलेक्शंस की बात है, खान साहब का ये मुतालबा बिल्कुल ठीक है, वैलिड है। और आपको याद होगा आपके शो पे मैंने भी इस किस्म की बात पिछले कोई 1-1.5 महीना पहले की थी कि दैट्स द ओनली रिजॉल्व एंड सोल्यूशन टुवर्ड्स पाकिस्तान। जहाँ तक आपने पीपल्स पार्टी की बात की है और MQM की बात है और बाकी पॉलिटिकल पार्टी की बात है, ये तो आखिरी साल भी लूट घसूट करेंगे, क्योंकि इस मुल्क के अंदर अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि लीडर का पैसे वाला होना बड़ा ज़रूरी है, कि वो लीडर पैसे से चीज़ें खरीदता है और वोट भी खरीदता है, सदारतें भी खरीदता है, सरदार भी खरीदते हैं, सबको खरीदा जाता है पैसे से। तो ये तो इनको आखिरी साल भी इनको वो पैसे की भूख और हवस है, क्योंकि पैसे के बेस पे करते हैं। दूसरा, सिराजुल हक साहब की बात आपने की। सिराजुल हक साहब की मेरे ख्याल से अभी तक की जो हमने उनके साथ जिधर भी अलायंस किया है, मेरी ज़ाती राय के मुताबिक हमने उनका बोझ उनको जिंदा रखा है और उनका बोझ की वजह से हमने अपने आप को डैमेज किया है। अच्छा। कराची में मेरी ये राय थी, उसके बाद ये डिस्टेंस किया गया कराची के अंदर भी अलायंस के ऊपर। और सिराजुल हक साहब भी जो बात कहते हैं उस पर खड़े ही रहते हैं। वो सादा आदमी, लेकिन उनकी सादगी वो वाली है जिस पर आदमी कुर्बान जाए, क्योंकि वो बात कुछ करते हैं, मतलब कुछ निकालते हैं और होता कुछ है उनकी पार्टी की तरफ से। जैसा कि वो भी गायब हो गए। तो फिर इसका मतलब है आपको अपने इत्तेहादी बनाने से पहले भी सोचना चाहिए। देखिए जी, हम रिवायती खान साहब सियासतदान नहीं है, तोड़ जोड़ खान साहब की महारत नहीं है। खान साहब बड़ी सीधी सीधी पॉलिटिक्स करते हैं, लोगों की बात पे यकीन करते हैं, लोगों की मुखलसी पे यकीन करते हैं, और वो बैकफायर कई दफ़ा हुआ है, उस पर रिकन्सिडर किया जाता है, किया जाता रहा है। और जहाँ तक इलेक्शन की बात है, अगर ज़रूरत पड़ी, मेरी ज़ाती राय के मुताबिक, मेरी पार्टी लाइन नहीं लेकिन मेरी ज़ाती राय के मुताबिक जो मैं समझता हूँ, अगर ज़रूरत पड़ी चैरिटी बिगिंस एट होम करने की भी, अच्छा, तो हमें कर देनी चाहिए और उसमें कोई मुगालता नहीं होना चाहिए उसके अंदर। और तीसरी और लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़ सादिया साहबा ये है कि जो नवाज शरीफ साहब आए हैं तो वो मुंतजर उनकी अडयाला जेल है, और इसके अंदर भी अगर कोई पॉलिटिकल साइड, जैसे वो कल प्रेशर लेके जा रहे हैं, MNAs और मिनिस्टर्स का टोला लेके जा रहे हैं साथ, और वही प्रोटोकॉल और वही उन्होंने राना सुल्तान साहब ने कहा है कि अगर आम आदमी भी जाना चाहता है जो हमारा सपोर्टर है तो वो जाए, तो वो कोलिजन की तरफ, तसादुम की तरफ, इंस्टिगेट टुवर्ड्स वायलेंस की तरफ ले जा रहे हैं। और लास्ट एंड इंपॉर्टेंट चीज सादिया समझने की जरूरत है सादिया साहिबा कि ये सब कुछ किया किस वक्त जा रहा है और क्यों किया जा रहा है, इसका इवेंचुअली बेनिफिशियरी कौन है। ये सारी चीजें जो अचानक से हो रही हैं, आप इसहाक डार साहब की बात करिए, इसहाक डार साहब से बड़ा पाकिस्तान का कोई चोर हो ही नहीं सकता, पैदा ही नहीं हो सकता इतना बड़ा चोर। और जनरल साहब कह रहे हैं वो 100 रुपए का चेक साइन नहीं कर सकते, वो 100 रुपए उनके पास पाकिस्तान में आई नहीं, उनके पास दुबई में अरबों रुपए की जायदादें मौजूद है। लेकिन हम सारे के सारे इदारों समेत सन्नाटे में बैठे हुए, खामोशी में बैठे हुए, इनको क्लियरेंस कैसे मिलती है नहीं समझ में आता, इनको कोर्ट कैसे आजाद करते हैं ये नहीं समझ में आता। और जो लोग शेर आया का वोट देते हैं, और फिर उनको यह भी कहा जाना चाहिए कि वो फिर कौम बोझ भी उठाए इनकी अरबों रुपए की करप्शन का।
फिर जो कौम डिजर्व करती है उनको मिलना चाहिए, और मिल रहा है। हम तो एक हद मेरे तक पास और टाइम भी एक थोड़ा, लिमिट मैं तक जा रहे हैं बगैर मैं किसी जनरल साहब interest लास्ट के। कमेंट इस पे आपसे जरा लेती चलूं। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि इस तरीके से चीज़ें चल नहीं रही। हमने पहले जिक्र किया था कि नॉन सीरियसनेस भी आ रही है पार्टी की तरफ से, हुकूमत की तरफ से। क्या हम किसी डेडलॉक की तरफ जा रहे हैं, और अगर जा रहे हैं तो फिर कैसे निकलेंगे? व्हाट्स द वे आउट? देखिए, बात यह है कि डेडलॉक तो नेचुरल है, लेकिन अवाम में इसका गालिबन शऊर नहीं। और वो उसको यूँ देखिए कि मुस्लिम लीग नून आज फेडरल गवर्नमेंट में बैठी है, हुकूमत कर रही है, और आपको बार बार ये याद दहानी कराती है कि 21 करोड़ लोग जो हैं हम उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इन्होंने 17% वोट लिए हैं इन्होंने। अगर 17% वोट लेके एक मुल्क की हुक्मरानी किसी को सौंपी जा सकती है, तो फिर ये इलेक्टोरल सिस्टम मैं समझता हूँ काबिल एतबार नहीं है। उस पे आपको जवाब ये दिया जाता है कि जनाब आप देख लें, इनको नहीं, पूरे मुल्क की आप नुमाइंदगी समझें, पूरे मुल्क की आवाज़ समझें। क्यों समझें? इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अगर यही सिस्टम रहेगा तो कल को ये लोग 12% वोट लेके भी हुक्मरान बन सकते हैं। उसकी वजह यह है कि इस मुल्क में एक खुदरा पौधों की तरह ये सियासी पार्टियां बनती जा रही हैं। अब जब इतनी ज़्यादा सियासी पार्टियां होंगी, वोट तकसीम हो जाएंगे और ये 12-14% लेके तो उसके बाद पूरे मुल्क के ऊपर हुक्मरानी करेंगे। फिर आपको हुक्मरानी की ये क्वालिटी देंगे जहाँ पे आपके ऊपर करप्ट लोग बिठा देंगे और लंदन से बैठ के आपको चलाएंगे। क्या पाकिस्तान के लोगों को ये कबूल होना चाहिए? ये लोगों को आंखें खोलनी चाहिए और मुतालबा ये करना चाहिए कि जब तक यहाँ पे हकीकी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स नहीं आती जो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट लेके आए, ऐसे नहीं कि जनाब जो आपको सूट करें तो आप वो तरमीम कर दें पार्लियामान में, पार्लियामान को अपने लिए, अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करें। बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपका भी, फैसल वाडा साहब आपका भी। मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे, प्रोग्राम हमारा यहीं से आगे बढ़ेगा। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक, यू वॉचिंग 92@8 विद सादिया अफजाल। नाज़रीन, प्रोग्राम के इस आखिरी हिस्से में हम आपको एक पैकेज दिखाएंगे। गुज़श्ता हफ्ते शिमाली वज़ीरिस्तान के मरकज़ मीरान शाह में एक क्रिकेट मैच हुआ। पाकिस्तान 11 वर्सेस यूके मीडिया 11 की टीम, जिसमें पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जीती। बट अगर ओवरऑल बात की जाए तो इसमें जीता वज़ीरिस्तान, इसमें जीता पाकिस्तान, इसमें जीता पाकिस्तान का अमन। और आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने जब ये दुनिया को पैगाम दिया 6 सितंबर को कि डू मोर, हमने कर लिया, बहुत कुछ कर लिया, अब दुनिया को डू मोर करने की ज़रूरत है। तो वज़ीरिस्तान के अंदर वो इलाका, वो जगह जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्दी रही, जहाँ के लोगों ने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी, और उस अंदाज में यहाँ पर क्रिकेट मैच का हो जाना, क्रिकेट लेजेंड्स का वहाँ पर होना, और यूनुस खान स्टेडियम जो कि यूनुस खान के नाम से मंसूब है, वहाँ पे इस मैच का हो जाना इट्सेल्फ एक बहुत बड़ा मैसेज है पूरी दुनिया को, और पाकिस्तान की जीत का मजहर भी है। और यहाँ पर दुनिया को भी जो पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाते हैं, जो पाकिस्तान पर तनकीद करते हैं, ये उनके लिए एक पैगाम है कि कुछ कहने से पहले ज़मीनी हक़ाइक़ को जान लें। ये पैकेज देखिए, आपसे मुलाकात होगी कल। खुदा हाफ़िज़। रौनक आपने देखी है, ये जो जोश और जुनून के मनाजिर आप यहाँ देख रहे हैं, ये है मनाजिर यूनुस खान क्रिकेट ग्राउंड मीरान शाह वज़ीरिस्तान के, नॉर्थ वज़ीरिस्तान के, जहाँ पर आज हम मौजूद हैं। और मुल्क में अमन बहाल हुआ है। इससे ज़्यादा और क्या अच्छा तरीका हो सकता है इसको सेलिब्रेट करने का। और यहाँ पर जिस बड़ी तादाद में नौजवान नस्ल यहाँ मौजूद है, जो यूथ हमारी है, वो इंतहाई पुरएतमाद है कि पाकिस्तान का आने वाले दिनों में जो अमन है मज़ीद बेहतर से बेहतर होता चला जाएगा। कामरान अकमल भी आगे। कामरान, कैसा लग रहा है? ये डेफिनेटली बड़ा अच्छा लग रहा है। आई मीन जितना क्रेडिट दे अपनी फौज को जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया, इस आवाम को जैसे वेलकम करने आए हैं। वज़ीरिस्तान में मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ। मीडिया पे जो तासुर दिया जाता है, मेरे ख्याल से जो कुछ मीडिया अपना नहीं, इंटरनेशनली जो है, तो ये मिसाल आप लोग आए हैं, आप ज़्यादा बेहतर इस पाकिस्तान के इमेज और मैसेज दुनिया को दे सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इससे बड़ी अचीवमेंट नहीं। क्रेडिट देता हूँ फौज को जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया है। ये आई मीन ग्रेट प्लेयर्स आए हैं,
यूके के आए हुए हैं, तो ये मैच क्राउड में बहुत ज्यादा नारे और जोश नजर आ रहा था। एक तो पहले आप बताएं, आपका तो जोश हम देख रहे हैं, आप तो सही मैच एंजॉय कर। माशाल्लाह हम इसलिए कि अभी अमन बहाल हुआ है शमाली वजीरिस्तान में, हम आर्मी भी शुक्रगुजार है, मीडिया का भी शुक्रगुजार है। अभी कितना देखने वाला है, इसको मुबारकबाद देता हूँ। जिस जगह पे हम मौजूद हैं, जो हमने आपको बताया कि स्टेडियम जिनके नाम से मंसूब है, उनसे आपकी बात कराते हैं। यूनुस खान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो माहौल है और इतनी बड़ी तादाद में लोग हैं, इनका जोश है, इनकी एक्साइटमेंट देख के कैसा लगा? बहुत खुशी हो रही है। खुशी इसलिए हो रही है कि अगर आप थोड़ा सा पास में चले जाएं तो अगर हम इस एरिया को लेके जहनों में कुछ और आता था, और आज जिस तरह यहाँ स्पोर्ट्स हो रही है, बहुत खुशी हो रही है कि स्पोर्ट्स वो पॉजिटिव थिंग है। अगर हम इसको इसी तरह कर सकें और ख़ासतौर वैसे रिमोट एरियाज़ में, तो क्या ही बात है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि जितना क्राउड आया हुआ है यहाँ पे, और जितना पजीराई हो रही है स्पोर्ट्स की और पाकिस्तान की, और इमेज चेंज हो रहा है पाकिस्तान का, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम सब के लिए, पाकिस्तान के लिए। शाहिद आफरीदी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आई एम श्योर इतने लोग आपसे बात करना चाह रहे हैं। आज का ये मैच और इस जगह पे वज़ीरिस्तान में होना, मीरान शाह में होना, जहाँ एक वक्त में ये इलाका जो है वो बहुत नेगेटिविटी की वजह से और टेररिज्म की वजह से मशहूर रहा है, और यहाँ के लोगों ने इतनी कुर्बानियाँ दी हैं। कैसा लग रहा है आज इतने चेंज्ड माहौल में आई थिंक मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो यहाँ के लोगों के, अगर आप जितना भी घूमें ग्राउंड के अंदर, जो लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट, जो खुशी है नज़र आती है वो, और इस चीज़ का सारा क्रेडिट ऑब्वियसली पाक आर्मी को जाता है। जो खिदमात हैं, जितने हमारे जवान, फ़ौजी जवान यहाँ पे शहीद हुए हैं, सबको पता है यहाँ पे बहुत मुश्किल ऑपरेशन था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई। लेकिन यहाँ पे चीज़ ख़त्म नहीं होती, आगे बहुत सारी काम है, बहुत सारी डेवलपमेंट के हवाले से काम है। एजुकेशन मैं समझता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट एरिया एजुकेशन, बेरोज़गारी का मसला बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। मैंने हमेशा देखा है यहाँ के एरिया को बहुत ज़्यादा इग्नोर किया गया है हुकूमत लेवल पे। फ़ौज ने अपना काम कर लिया, फ़ौज की भी अपनी एक लिमिट्स होती है और होनी चाहिए। आई थिंक कि गवर्नमेंट के काम शुरू होते हैं, यहाँ पे डेवलपमेंट के कामों पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। अगर फ्यूचर के प्लान हो, 15-20 साल के प्लान हो, तो यहाँ पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। जहाँ प्लेयर्स से और लोगों से आपकी बात करवा रहे हैं इस मैच के हवाले से, अगर मैं ये कहूँ दैट ही इज़ द मैन बिहाइंड दिस, तो गलत नहीं होगा। इन्होंने जो लाहौर में वादा किया था वो यहाँ पे आज पूरा होता हम देख रहे हैं। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच। और मैं कहा था कि अगर PCB चाहे तो हम फाटा वज़ीरिस्तान जहाँ भी चाहेंगे सिक्योरिटी फराहम करेंगे और मैच होगा, और आज उसका अमली नमूना एक तरीके से हम देख भी रहे हैं। सो ये सारी एफर्ट और आज ये पे ऑफ करती हुई आप कैसे देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इट्स अ ग्रेट डे टुडे। मीरान शाह के अंदर नॉर्थ वज़ीरिस्तान का जो हेडक्वार्टर है, एक ऐसा मैच जिसमें पाकिस्तानी हीरोज़ भी हैं, फॉरेन प्लेयर्स भी हैं, और टीम भी जर्नलिस्ट की है। तो मेरे ख्याल में दुनिया के लिए इससे अच्छा पैगाम कोई नहीं है कि वो देखें कि ये मीरान शाह में किस तरीके से खुशियाँ और अमन बहाल हुआ है। हमारे भी वैसे बहुत सारे जर्नलिस्ट को आप इंटरव्यू दे रहे थे, मेल जर्नलिस्ट की मैं बात कर रही हूँ। सो आपको लगता है कि उनकी भी कोई क्रिकेट टीम बन सकती है? नहीं, मीडिया की क्रिकेट टीम है, और बल्कि जब ये मैच जब हो रहा था, टीम की सिलेक्शन हो रही थी, तो बहुत सारे मीडिया के जो एंकर्स हैं और जो मीडिया पर्सन्स हैं, उन्होंने मुझे कहा कि सर मीडिया के साथ मीडिया की टीम का मैच होना चाहिए। तो यस, ऐसा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ की जो अवाम है वो पाकिस्तानी हीरोज़ को देखने के लिए भी बहुत बेताब थी। आप देखें कि बहुत सारे जो सीनियर प्लेयर्स हैं जिन्होंने शायद बहुत अरसे से क्रिकेट भी नहीं खेली, जब PCB के थ्रू हमने उनसे रिक्वेस्ट की तो दे वर सो कीन टू कम, और आज आप देख रहे हैं कि वो प्लेयर्स भी हैं जिन्होंने शायद 8-10 साल से बैट को हाथ भी नहीं लगाया। तो इट्स अ ग्रेट डे, थैंक्स टू देम। तो सही। और दूसरी चीज़ ये बताएं कि अब जब हम UK 11 की टीम की बात करें तो उनके साथ मीडिया भी मौजूद है, और जो पॉजिटिविटी हमारे मीडिया की तरफ से तो आना शुरू हो गई है, एक असल पिक्चर लोगों को दिखाई जा रही है, बट फॉरेन मीडिया की तरफ से बाज़ औक़ात आपको नेगेटिविटी नज़र आती है अबाउट पाकिस्तान। आपको लगता है कि उसको भी थोड़ा सा अच्छे तरीके से तासुर ज़ायल होगा आज उनके मीडिया यहाँ मौजूद होने से? जी, आई एम श्योर होगा। एक तो टीम ही जो है फॉरेन मीडिया की है, उसके अलावा जो पाकिस्तान में फॉरेन मीडिया है वो भी यहाँ मौजूद है। तो देखें, सीइंग इज़ बिलीविंग। बात कहना और ऑन ग्राउंड देखने में फ़र्क है। मैंने ओपन ऑफर दिया आज जो भी मीडिया वाले यहाँ आए हुए हैं, बशमूल जो फॉरेन मीडिया है, कि मैच देखना है मैच देखें, नहीं अगर आपने कुछ और देखना है तो पूरा मीरान शाह, पूरा नॉर्थ वज़ीरिस्तान इज़ ओपन टू देम।
हम यहाँ बैठे हैं, हेली भी है, गाड़ियाँ भी हैं, जहाँ जाना चाहें जाके देखें कि हाउ नॉर्थ वजीरिस्तान इज। अच्छा, क्योंकि आप अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में भी अक्सर ये जिक्र कर चुके हैं, अदरवाइज भी आपकी स्टेटमेंट्स आती रहती हैं, वो लोग जो फ़ौज की इन एफ़र्ट्स को अप्रिशिएट करने की बजाय कहीं ना कहीं नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश करते हैं या जो तनकीद बराए तनकीद करते हैं, आज एक एफ़र्ट जिसको तमाम लोग सराह रहे हैं, इवन प्लेयर्स कह रहे हैं कि जी पाक फ़ौज को क्रेडिट जाता है, तो उन लोगों के लिए आप क्या मैसेज आज के दिन दें? जी, सबसे पहले तो ये जो क्रेडिट है ये रब की ज़ात के बाद पाकिस्तान की अवाम को जाता है कि जिन्होंने ना सिर्फ दहशतगर्दी का सामना किया, मुकाबला किया, सिक्योरिटी फोर्सेस के पीछे खड़े हुए, हुकूमत के पीछे खड़े हुए, तो स्टेट के तौर पे और अवाम ने मिलकर ये सारा कुछ हासिल किया, क्रेडिट सबको जाता है। जहाँ तक आपने दूसरा सवाल पूछा है तो आज मैच का दिन है, बहुत अच्छा दिन है, लोगों के मूड बहुत खुश हैं, लेट अस एंजॉय द मैच। आज बड़ा अच्छा दिन है, खुशाइंद है पाकिस्तान के लिए, सो इसको एंजॉय करना चाहिए। नेगेटिविटी या वो चीज़ें जिन पर अदरवाइज बात होती रहती है वो नहीं होनी चाहिए।